नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं तो मकान खरीदने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको ध्यान से देखना चाहिए, ताकि मकान खरीदने में आपका कोई रिस्क इन्वॉल्व ना होने पाए और आप सुरक्षित तरीके से मकान को खरीद पाएँ। दोस्तों, अपने लगभग 40 साल के सिविल इंजीनियरिंग करियर में मैं एक बात पर पहुंचा हूं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो या कृषि की ज़मीन हो, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आपको फ्लैट खरीदना हो, मकान खरीदना हो या बिल्डर के रूप में आपको अपनी लैंड विकसित करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए ज़मीन खरीदनी हो, तो बस इसी जगह आपको चीटिंग का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपको खरीदने वाले को और बेचने वालों को मिलाने के लिए जो कड़ी है वो ब्रोकर है, और ब्रोकर आपका फ़ायदा उठाता है, गलत रेट बताता है, या कोई प्रॉपर्टी लीगल नहीं होगी तो उसको लीगल बताने की कोशिश करेगा, तथ्यों को छुपाएगा और अधिक कीमत में आपको बेचने की कोशिश करेगा। मैं इस सारे चीटिंग को बीच से हटाना चाह रहा हूं, तो अगर आप भी मेरी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मैंने ये सर्विस अभी शुरू की है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लीगल और वेरीफाइड प्रॉपर्टी बेचने में और खरीदने में दोनों में मदद करूंगा। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि अगर आप एक फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं तो फ्लैट खरीदने से पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर वो वीडियो आप मिस कर गए हैं तो अभी भी देख सकते हैं। इसके जस्ट पहले मैंने वो वीडियो बनाया है, और इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप अपना फ्लैट बेचना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या अपना मकान बेचना चाह रहे हैं, तो आपको पैसा लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे आप सुरक्षित तरीके से खरीदने वाले से पैसे ले सकते हैं, और कौन कौन सी बातों का आपको पैसा लेते समय ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, होम बाइंग डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट। पॉइंट नंबर 1, सेल डीड। सेल डीड का मतलब है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट ट्रांसफॉर्म्स ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपको सेल डीड सबसे पहले चेक करनी चाहिए कि ओरिजिनल सेल डीड है या नहीं है, क्योंकि यही डॉक्यूमेंट बेचने वाले की ओनरशिप का प्रूफ है। पॉइंट नंबर 2 है मदर डीड। मदर डीड से मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट शोइंग द कंप्लीट ओनरशिप हिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब जो प्रॉपर्टी जो मकान आप लेना चाह रहे हैं, जिस आदमी से, उस विक्रेता के पहले वो मकान किसके पास था, उसके पहले किसके पास था, क्या ओनरशिप में कई लोग बीच में आ गए हैं, बार बार प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो आपको पूरी चेन ऑफ ओनरशिप लेनी पड़ेगी, और पिछले 20 से 30 साल का आपको सेल की पूरी हिस्ट्री और उससे संबंधित जितनी भी सेल डीड्स हैं वो आपको चेन ऑफ ओनरशिप के रूप में ओरिजिनल कॉपी सबकी लेनी चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं मिल पा रही है तो आप उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट से या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से फोटो कॉपी से वेरीफाई भी करा सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का क्या स्टेटस है, कोई बीच में मिसिंग तो नहीं है, सारे सेल्स जो हैं ओरिजिनल रूप से रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मौजूद हैं या नहीं। नंबर 3 है अलॉटमेंट लेटर। अगर वो मकान किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी से या सरकारी विभाग से अलॉट हुआ है तो अलॉटमेंट लेटर उसमें इशू हुआ होगा सबसे पहले। अगर किसी बिल्डर से आप ले रहे हैं तो भी उसने पहले अलॉटमेंट लेटर दिया होगा, उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल होता है, फिर उसके बाद जो उसकी किस्तें वगैरह हैं वो सारी शर्तें लिखी रहती हैं और सारे कंडीशंस लिखे रहते हैं सेल के। तो आपको अलॉटमेंट लेटर की ओरिजिनल कॉपी भी लेनी चाहिए विक्रेता से। नंबर 4 है पोजेसन लेटर। जब कोई मकान किसी बिल्डर से या किसी अथॉरिटी से बेचा जाता है तो अलॉटमेंट लेटर के बाद उसका पोजेसन अगर मिलने की कंडीशन है, कुछ पैसा जमा करके, तो पोजेसन साइड पे दिया जाता है, और पोजेसन एक लेटर के रूप में भी दिया जाता है जिसमें कि पोजेसन देने वाले विभाग के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं और जो अलॉटी है उसके हस्ताक्षर होते हैं। मौके पर पोजेसन दिया जाता है, या पूरा पैसा जमा होने के बाद, रजिस्ट्री होने के बाद अगर पोजेसन मिलने की शर्त है आपके अलॉटमेंट में, तो पूरा पैसा जमा होकर जब रजिस्ट्री हो गई है तो आपको उसका पोजेसन मौके पर मिलना चाहिए और कागज़ पर भी लिखा पढ़ी में मिलना चाहिए। तो पोजेसन लेटर भी आपको लेना और देखना जरूरी है। अब इसका सेकंड पार्ट है लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कौन कौन सी हैं। पॉइंट नंबर 5 है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल contains terms and conditions, सेल कंसिडरेशन, पेमेंट शेड्यूल एंड टाइमलाइंस। मतलब आप किसी आदमी से कोई मकान खरीद रहे हैं तो किन किन शर्तों पर खरीदा जा रहा है वो मकान,
पैसा कितने दिनों में देना है, एडवांस के रूप में कितना देना है, पूरा पैसा कितने समय बाद देना है, जब रजिस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें उस सेल एग्रीमेंट में लिखी रहती हैं, वो भी आपको करवाना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट है। खरीदने और बेचने के संबंध में सारी शर्तें सेल एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 6 है अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। अगर आप कोई मकान खरीदना चाह रहे हैं तो उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के संबंध में बिल्डिंग का नक्शा पास हुआ है नहीं हुआ है, जो अप्रूवल का स्टेटस है वो आपको देखना चाहिए। मतलब उस बिल्डिंग के बनने से पहले जो बिल्डिंग बनाने के लिए अथॉरिटी से नक्शा पास हुआ है, वो नक्शे की ओरिजिनल कॉपी आपको लेनी चाहिए। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अगर बिल्डिंग के बन के तैयार हो गई है, किसी बिल्डर द्वारा बहुत सारे मकान बनाए गए हैं, उसके अंदर आपका मकान है, तो फिर उसको रहने योग्य है या नहीं है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर जारी हो गया है नहीं हो गया है, और आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है प्रॉपर्टी टैक्स पेड। मतलब मकान जब आप ले रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि म्यूनिसिपैलिटी के, नगर निगम के, बिजली विभाग के, वाटर चार्जेस वगैरह सारे उसमें कोई टैक्सेस ड्यू तो नहीं, सारे टैक्सेस का पेमेंट हो गया है या नहीं हो गया है, और जो मकान जब ओरिजिनल विक्रेता ने खरीदा था उसके दिन से आज के दिन तक सारे टैक्सेस रेगुलरली पेड हैं या नहीं है, सारे टैक्सेस जमा करने की रसीदें आपको ओरिजिनल उस विक्रेता से लेनी चाहिए। इनकम्ब्रेंसेस सर्टिफिकेट ईसी, मतलब जो प्रॉपर्टी, जो मकान आप खरीदना चाह रहे हैं उस पर जो आपको बेच रहा है उसने कोई लोन तो नहीं ले रखा है, उसने उस प्रॉपर्टी या मकान को कहीं गिरवी तो नहीं रख रखा है किसी बैंक में, तो उसका आपको नील इनकम्ब्रेंसेस सर्टिफिकेट या एनईसी रिपोर्ट भी लेनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में अगर उस पर कोई अधिभार होगा तो वो आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उस बिल्डिंग का निर्माण पूरा हो गया है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, इस तरह का अथॉरिटी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर वो सोसाइटी है पहले से बनी हुई है तो सोसाइटी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कहीं उसका कोई मेंटेनेंस का कोई और चार्जेस बाकी तो नहीं है, या बिल्डर द्वारा भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है कि उसका कोई उस मकान की कीमत का कोई भाग बिल्डर के लेने से बचा तो नहीं, कोई अधिभार तो नहीं, कोई बाकी तो नहीं है। तो ये सारे एनओसीज भी आपको खरीदने से पहले मकान के लेना चाहिए। लैंड कन्वर्जन सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, रिक्वायर्ड इफ लैंड इज कन्वर्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। ये विशेष रूप से जिला पंचायत के क्षेत्रों में है जहाँ कृषि भूमि को गैर कृषि करा के उस पर नक्शा पास कराया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जिला पंचायत के क्षेत्रों में जिला पंचायत द्वारा कृषि भूमि को गैर कृषक कराए बिना ही खाली एफिडेविट लेके या शर्त लगा के कि भाई नक्शा पास करने के बाद आप जो कृषि भूमि उसको गैर कृषक करा लेना, इस शर्त के साथ पास कर दिया जाता है। लेकिन नक्शा पास होने के बाद, बिल्डिंग बनने के बाद जो आवेदक है, जो ऑनर है, वो गैर कृषक नहीं कराता है और ऐसे पड़ी रहती है। तो आपको ये देखना है कि अगर वो कृषि भूमि पर नक्शा पास होकर शर्तों के साथ नक्शा पास हुआ है तो बिल्डिंग बनने के बाद वो शर्त पूरी करने के लिए ऑनर ने, जो आपको बेच रहा है मकान, उसने कृषि भूमि को गैर कृषक कराया है या नहीं कराया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर नहीं कराया होगा तो फिर वो शर्त अधूरी रह जाएगी जो नक्शा पास करते समय लगाई गई है, और फिर कृषि भूमि से गैर कृषक कराने की लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी। रेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट confirms the project is registered under Real Estate Regulations and Development Act 2016। मतलब अगर प्रोजेक्ट पास है, किसी बिल्डर ने उसका नक्शा पास कराया है, तो रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तभी वो मकान बेच सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेरा से रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड है तो रेरा का प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर आप रेरा की वेबसाइट पर डालकर उस बिल्डिंग के नक्शे के पास होने का पूरा डिटेल रेरा की वेबसाइट पर देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि ये पूरी तरह से समय के अंतर्गत निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, और रेरा की कोई लायबिलिटी, कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं बिल्डर के ऊपर बाकी है। इससे आप रेरा की वेबसाइट पर जाकर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर से देख सकते हैं। सेलर्स आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ, जो विक्रेता आपको मकान बेच रहा है उसकी आइडेंटिटी के संबंध में भी आपको पैन कार्ड, पैन नंबर, आधार का नंबर या उसका एड्रेस प्रूफ वगैरह लेना चाहिए। मतलब विक्रेता भी वेरीफाइड होना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना आवश्यक। और अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, चाहे मकान हो, चाहे फ्लैट हो, या एग्रीकल्चर लैंड हो, या किसी अन्य उपयोग की ज़मीन हो, तो बेचने के बाद खरीदने वाले से जब आप पैसा लेते हैं तो पैसा लेते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह के उपयोगी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।